स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन एक्ट के पार्ट नंबर 3 को। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर हमने लिमिटेशन एक्ट के बेसिक्स को समझा था और साथ में लिमिटेशन एक्ट के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जिनके अंदर हमने टोटल 11 सेक्शंस पढ़े थे। इस वीडियो से हम स्टार्ट करें लिमिटेशन एक्ट के पार्ट 3 को, जो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 12 से और एंड होता है सेक्शन नंबर 24 पे। अब ये देखो, जितने भी सेक्शंस हैं ना, सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 24 तक, ये सारे सेक्शंस हमें बताते हैं कि लिमिटेशन पीरियड कैसे काउंट किया जाएगा। यानी कि कोई केस कोर्ट में फाइल करना है या कोई अपील लगानी है कोर्ट में या कोई एप्लीकेशन फाइल करना है कोर्ट में, तो उन सबका लिमिटेशन पीरियड होता है ना। तो वो लिमिटेशन पीरियड काउंट कैसे किया जाएगा, यानी कि पहला दिन कौन सा होगा, लास्ट डे कौन सा होगा लिमिटेशन पीरियड का, उसके अलावा कौन सा टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे, कौन सा टाइम पीरियड हम इंक्लूड करेंगे लिमिटेशन पीरियड में, वो सारी चीज़ें लिमिटेशन एक्ट का पार्ट नंबर 3 बताता है हमें। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट पार्ट 3 के 3 सेक्शंस को। वो सेक्शंस हैं सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14। ध्यान रखना, ये तीनों सेक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। चांसेस होता है कि इनके ऊपर से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लिमिटेशन एक्ट का जो पार्ट 3 है उसका पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 12, जो उस टाइम पीरियड के बारे में बात करता है जिसे हम एक्सक्लूड करते हैं लीगल प्रोसीडिंग के दौरान। अब वो कौन सा टाइम पीरियड है और वो कैसे एक्सक्लूड किया जाता है, वो सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 12 4 क्लॉजेस के अंदर हमें बताता है। जिसमें से पहला क्लॉज हमसे कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब ये वाली लाइन पढ़ के हमें दो चीज़ें समझ में आ गई। पहला तो ये कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा ये वाला क्लॉज। दूसरा, इस क्लॉज का मतलब क्या है। तो पहले जान लो कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो 3 जगह अप्लाई होगा सेक्शन 12 का पहला क्लॉज। वो कौन सी जगह है? सूट, अपील और एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 12 का जो पहला क्लॉज है वो हमसे क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है। तो सपोज करो एक ए है और एक बी है। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, कोई प्रॉपर्टी को लेकर या किसी और चीज़ के कारण। ठीक है, तो अब लिमिटेशन एक्ट तो हमें कहता है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, यानी कि जिस दिन डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोर्ट में केस फाइल करने का। लेकिन अब यहाँ पे सेक्शन 12 का पहला क्लॉज हमसे कह रहा है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है ना, उस दिन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, उसके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। यानी कि सपोज करो ए और बी के बीच में आज किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ है, तो अब आज से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, कल से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यही सेम चीज अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दो। जैसे कि अब इन दोनों का डिस्प्यूट हुआ था, अब उस डिस्प्यूट में कोर्ट में केस चला गया। अब इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान ए ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि सर मुझे एप्लीकेशन लगानी है अमेंडमेंट की। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते के अंदर तुम अपनी अमेंडमेंट वाली एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दो। ठीक है, तो अब कोर्ट ने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाने की परमिशन कब दी है? आज दी है सपोज करो। तो अब आज से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, अगले दिन से, यानी कि कल से अब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक, अब सेम उसी तरीके से ये जो केस चल रहा था, सपोज करो इसका जजमेंट आ गया, तो अब जिस दिन जजमेंट आया उस दिन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, उसके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा हायर कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए। और अपील कौन फाइल करेगा? जो जजमेंट डेप्टर होगा, यानी कि जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया होगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा या जिस दिन जजमेंट आएगा या फिर जिस दिन आपको एप्लीकेशन लगाने की परमिशन मिलेगी कोर्ट से, वो दिन लिमिटेशन पीरियड के अंदर काउंट नहीं होगा, उसके अगले दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। यही कहता है सेक्शन नंबर 12 का पहला क्लॉज। ठीक, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 के सेकंड क्लॉज की। देखो, कह रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट।
देखो अब ये वाली लाइन पढ़ के हमें ये समझ में आ गया कि किसके लिमिटेशन पीरियड को काउंट करने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सपोज करो कोर्ट में एक केस चल रहा था। अब उस केस में कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। अब जजमेंट सुनाया है तो केस की एक पार्टी के फेवर में होगा और एक पार्टी के अगेंस्ट होगा। अब जिस पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट आया है वो तो हो गया जजमेंट डेप्टर। ठीक है, अब उस जजमेंट डेप्टर को इस जजमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है, तो वो कैसे करेगा? या तो वो इस जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील फाइल करेगा, या फिर वो इस जजमेंट के अगेंस्ट रिवीजन या रिव्यू की एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो अब यानी कि इन तीनों के लिमिटेशन पीरियड को काउंट करते वक्त कौन सा टाइम पीरियड हटा दिया जाएगा, यानी कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, उसी के बारे में बता रहा है सेक्शन नंबर 12 का सेकंड क्लॉज। ठीक है, तो कह रहा है द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded। अब देखो ये वाला पोर्शन पढ़ के हमें ये पता चल गया कि कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो रहा है। पहले तो कह रहा है कि जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है वो टाइम एक्सक्लूड कर देंगे हम। दूसरा, इस जजमेंट की कॉपी लेने में जितना टाइम लगा है ना, उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर देंगे हम। कहां से? इनके लिमिटेशन पीरियड से। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर, ये केवल नाम है जजमेंट की कॉपी के। और इससे हमें ये पता चल गया कि सेक्शन 12 का जो सेकंड क्लॉज है ना, ये एक जनरल क्लॉज है, यानी कि ये वाला क्लॉज सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन 12 का सेकंड क्लॉज समझ में आया होगा। सिंपल कहता है अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये तीनों कोर्ट में फाइल करने हैं किसी जजमेंट के अगेंस्ट। तो वो दिन जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है और जितना टाइम उस जजमेंट की कॉपी लेने में लगा है वो सारा टाइम लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 के थर्ड क्लॉज की। देखो थर्ड क्लॉज और सेकंड क्लॉज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस केवल एक फर्क है कि सेक्शन नंबर 12 का सेकंड क्लॉज सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, लेकिन सेक्शन 12 का जो थर्ड क्लॉज है वो केवल सिविल प्रोसीडिंग के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो सेक्शन 12 का थर्ड क्लॉज हमसे कह रहा है वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और sought to be revised or reviewed or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining the copy of judgment shall be excluded। सिंपल, एक सिविल केस चल रहा था, उस सिविल केस में जजमेंट आया। अब उस जजमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में अपील, रिव्यू या रिवीजन फाइल करना है तो उसका लिमिटेशन पीरियड होगा। तो अब उस लिमिटेशन पीरियड में से जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और ये जजमेंट की कॉपी लेने में जितना टाइम लगा है उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से। ठीक है, तो सिंपल केवल इतना ही बताता है सेक्शन नंबर 12 का थर्ड क्लॉज। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 12 के फोर्थ क्लॉज की। ये कह रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड the time requisite for obtaining a copy of award shall be excluded। देखो सिंपल कहता है कि सपोज करो एक A है और एक B है। अब इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब A और B अपने इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट क्या करता है, इनके इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आर्बिट्रेटर है ना वो इन दोनों के रिलेशन में होगा। ठीक, क्योंकि जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है किसी केस में तो वो कोई अननोन पर्सन नहीं होता, वो केस की पार्टीज के रिलेशन में होता है। अब वो चाहे उनका कोई कॉमन फ्रेंड हो या चाहे उनका कोई फैमिली मेंबर हो। ठीक है, अब देखो आर्बिट्रेटर के अपॉइंट होने के बाद आर्बिट्रेटर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सुनेगा। अब सुनने के बाद क्या करेगा, जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। जब आर्बिट्रेटर जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो उसे जजमेंट नहीं कहते, उसे हम अवार्ड कहते हैं कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड प्रोनाउंस किया है। अब सपोज करो कि आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड प्रोनाउंस किया है वो ए के फेवर में किया है। अब यहाँ पे बी को लगता है कि जो अवार्ड प्रोनाउंस किया गया है आर्बिट्रेटर द्वारा
वो मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, यानी गलत तरीके से किया गया है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में बी क्या करेगा, बी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा जिसमें वो कहेगा कि सर आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड प्रोनाउंस किया है उसे आप सेट असाइड कीजिए, ठीक है। तो अब उस एप्लीकेशन को लगाने का भी एक लिमिटेशन पीरियड होगा। तो सेक्शन 12 का क्लॉज 4 हमसे कहता है कि जिस दिन आर्बिट्रेटर ने अवार्ड प्रोनाउंस किया है और जितना टाइम बी को लगा आर्बिट्रेटर से अवार्ड की कॉपी लेने में, वो सारा का सारा टाइम इस एप्लीकेशन के लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन की। तो देखो सेक्शन नंबर 12 का जो ये एक्सप्लेनेशन है वो हमसे कहता है इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विसाइट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर any time taken by the court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof made shall not be excluded। देखो सिंपल हमसे कह रहा है कि सपोज करो कोर्ट में एक केस चल रहा था, ठीक है। अब उस केस का कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, ठीक। अब जजमेंट सुनाया है तो केस की जो पार्टीज हैं उनमें से एक के फेवर में होगा और एक के अगेंस्ट में होगा। अब जिसके अगेंस्ट में है वो तो हो गया जजमेंट डेप्टर। अब जजमेंट डेप्टर को इस जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में या तो अपील या रिव्यू या रिवीजन फाइल करना है, लेकिन वो करेगा कैसे, पहले उसे इस जजमेंट की कॉपी चाहिए। तो अब वो इस जजमेंट की कॉपी लेने के लिए कोर्ट में क्या लगाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा कि सर मुझे जजमेंट की कॉपी दे दो। तो अब यहाँ पे सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोर्ट ने जितना टाइम जजमेंट की कॉपी देने में लगाया वो टाइम तो लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएगा, लेकिन जितना टाइम जजमेंट डेप्टर ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाने में लगाया है ना, वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। यानी कि सपोज करो 10 सितंबर को कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, अब 20 सितंबर को जजमेंट डेप्टर ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई कि सर मुझे जजमेंट की कॉपी चाहिए, ठीक। अब उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन लगाए जजमेंट की कॉपी देने में, यानी कि कोर्ट ने 25 तारीख को जजमेंट की कॉपी दे दी। तो अब यहाँ पे सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो ये 10 दिन का टाइम पीरियड है ना, 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड तो जजमेंट डेप्टर ने लिया है। लेकिन ये जो 20 से 25 के बीच का टाइम पीरियड है, 5 दिन का जो ये टाइम पीरियड है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इसे कोर्ट ने लिया है जजमेंट की कॉपी देने में, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 12 और उसके चारों क्लॉजेस समझ में आए होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 की। देखो सेक्शन नंबर 13 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ अ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सेक्शन 13 कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वो अप्लाई कहाँ हो रहा है, केस के ऊपर या अपील के ऊपर। यानी कि एक पर्सन को कोर्ट में या तो केस फाइल करना है या तो अपील फाइल करनी है, लेकिन समस्या ये है कि वो पर्सन गरीब है, ठीक है। अब गरीब है तो कोर्ट में केस फाइल करने से पहले या फिर अपील फाइल करने से पहले वो पॉपर की एप्लीकेशन लगाएगा, तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड भी होगा। तो अब उस लिमिटेशन पीरियड में से कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो रहा है और कैसे एक्सक्लूड हो रहा है, वही बताता है सेक्शन नंबर 13। तो देखो सेक्शन 13 कह रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर any suit or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected। देखो अब ये वाली लाइन पढ़ के हमें सिचुएशन के बारे में पता चल गया। अब देखो सिचुएशन क्या है, कह रहा है कि सपोज करो एक ए है, उसको किसी बी पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करना है, लेकिन समस्या ये है कि ए जो है वो गरीब आदमी है, यानी कि इंडिजेंट पर्सन है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट तो बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट कोर्ट में जाता है बी के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए तो उसे नॉर्मली लेके जाना पड़ेगा केस, जिसमें उसको कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी और जो बाकी तमाम खर्चे होते हैं वो भी देने पड़ेंगे। लेकिन ए तो ये सारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अब ए क्या करेगा, ए पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा, जिस एप्लीकेशन में वो कोर्ट से परमिशन मांगेगा कि सर मैं गरीब हूँ, मुझे गरीब आदमी डिक्लेयर कीजिए, जिससे कि मैं बी के अगेंस्ट
कोर्ट में केस फाइल कर सकूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए ने कोर्ट के अंदर पॉपर वाली एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इस पॉपर वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा ए इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन, ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट बी इन अ कोर्ट इन अ नॉर्मल सिनेरियो। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ए बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, वो इस कैपेबल है। तो अब यहाँ पे ए जब बी के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केस लेकर आएगा नॉर्मल कंडीशन में, तो उस केस का लिमिटेशन पीरियड जो काउंट होना है उसमें से कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, वही बता रहा है सेक्शन नंबर 13। कहता है द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि ए जो ये एप्लीकेशन लेकर आया है कोर्ट में, अगर वो गुड फेथ में लेकर आया है ना, तो जितना टाइम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में लगाया वो सारा टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस केस के लिमिटेशन पीरियड से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक एक्स पर्सन है, ठीक, अब उसको किसी वाई पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करना है। अब केस फाइल करने का लास्ट डेट है सपोज करो 30 सितंबर। अब एक्स ने यहाँ पे क्या किया, कोर्ट में केस फाइल करने से पहले कोर्ट के अंदर पॉपर वाली एप्लीकेशन लगा दी। सपोज करो 10 सितंबर को लगाई है एक्स ने पॉपर वाली एप्लीकेशन। तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई गई है और जो लास्ट डेट है कोर्ट में केस फाइल करने का, उन दोनों के बीच में 20 दिन का फर्क है। ठीक, अब यहाँ पे कोर्ट ने ये जो 10 सितंबर को एप्लीकेशन लगाई गई है पॉपर वाली, उसको रिजेक्ट करने में 2 महीने का टाइम लिया। अब कोर्ट ने 2 महीने के बाद जब रिजेक्ट कर दी उस एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे केस फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो गया। तो अब ऐसे में एक्स क्या करेगा, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेक्शन 13 कहता है कि अगर एक्स ने जो ये एप्लीकेशन लगाई थी 10 सितंबर को, अगर वो गुड फेथ में लगाई गई थी, तो ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड कोर्ट ने लिया है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस केस के लिमिटेशन पीरियड से। और जिस दिन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है ये 10 सितंबर वाली एप्लीकेशन, उसके अगले दिन से एक्स को 20 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा वाई के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। ठीक है, तो अब यही सेम चीज़ आप अपील पे अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक ए है और एक बी है। ए को बी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करना था, उसने केस फाइल किया। अब वो केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने उस केस में जजमेंट सुना दिया। अब सपोज करो जजमेंट बी के अगेंस्ट में आया है, तो अब यहाँ पे बी क्या करेगा, इस जजमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर अपील लगाएगा। लेकिन समस्या ये है कि कुछ ऐसा हुआ बी के साथ कि बी गरीब हो गया, तो अब वो डायरेक्ट अपील तो लगा नहीं सकता क्योंकि एक्सपेंसेस भी तो हैं, उन एक्सपेंसेस को तो अब बी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए बी डायरेक्ट अपील फाइल करने से पहले कोर्ट में पॉपर वाली एप्लीकेशन लगाता है। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इस पॉपर वाली एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने में कोर्ट ने सपोज करो 4 महीने का टाइम लिया। ठीक है, तो अब 4 महीने का जो कोर्ट ने टाइम लिया है उसकी वजह से जो ये अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड था वो तो खत्म हो गया। तो अब बी कैसे अपील फाइल करेगा, तो यहाँ पे सेक्शन 13 कहता है कि अगर बी जो कोर्ट में एप्लीकेशन लेकर आया था पॉपर वाली, अगर वो गुड फेथ में लाया था, तो ये जो 4 महीने कोर्ट ने लगाए हैं ना उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में, वो उसकी इस अपील को फाइल करने के लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 13 समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की। सेक्शन 14 हमसे कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ अ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि हम किसी केस के लिमिटेशन पीरियड में से वो टाइम एक्सक्लूड कर देंगे जितने टाइम तक उस केस की प्रोसीडिंग गलती से उस कोर्ट में चल रही थी जिस कोर्ट के पास उस केस का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। यानी कि सपोज करो मुझे कोई केस किसी एक्स कोर्ट के अंदर फाइल करना है, लेकिन गलती से मैंने वो केस किसी वाई कोर्ट में फाइल कर दिया। अब वो वाई कोर्ट में जितने टाइम तक मेरे केस की प्रोसीडिंग चल रही थी वो सारा टाइम मेरे केस के लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब वो टाइम पीरियड कैसे एक्सक्लूड किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 14 3 क्लॉजेस के अंदर हमें बताता है। ठीक है,
जहां सेक्शन 14 का पहला क्लॉज हमसे कहता है कि सपोज करो कोई एक एक्स पर्सन है, उसको किसी वाई पर्सन के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना है। क्यों? क्योंकि इस वाई पर्सन ने इस एक्स पर्सन की प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन जमा लिया है। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो इंडिया के किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर दो। जिस कोर्ट के पास इस केस को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन होगा वही कोर्ट तो इस केस को सुनेगा, है ना। तो अब कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है कि नहीं है वो कैसे डिसाइड होगा, उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब हमने डिटेल के अंदर बात की हुई है सीपीसी वाली सीरीज में। ठीक है, तो अब देखो एक्स को वाई के अगेंस्ट इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोर्ट में केस फाइल करना है और इस केस को फाइल करने का लास्ट डेट है सपोज करो 30 सितंबर, और जिस कोर्ट के पास इस केस को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन है वो सपोज करो है कोई ए कोर्ट। ठीक है, लेकिन एक्स अपने इस केस को किसी बी कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करा देता है और सपोज करो ये जो केस है इस केस की प्रोसीडिंग इस बी कोर्ट में 1 महीने तक चलती है। उसके बाद पता चलता है कि बी के पास तो इस केस को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो अब ऐसे में ये जो बी कोर्ट है वो एक्स के इस केस को रिटर्न कर देता है, वापस एक्स को दे देता है कि हमारे पास तुम्हारा केस सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे केस को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स तो फंस गया क्योंकि बी कोर्ट ने उसके केस को वापस कर दिया है और अब वो ए कोर्ट में जा नहीं सकता क्योंकि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है। तो अब ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 14 का पहला क्लॉज हमसे कहता है कि अगर एक्स ने जो ये बी कोर्ट में अपना केस इंस्टीट्यूट कराया था वो ड्यू डिलिजेंस और गुड फेथ में कराया था, यानी कि एक्स ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो सही कोर्ट में अपने केस को इंस्टीट्यूट करा सके, लेकिन गलती से उसने किसी गलत कोर्ट में इंस्टीट्यूट करा दिया अपना केस। तो फिर अब एक्स का जो ये वाला केस है इस केस की प्रोसीडिंग जितने टाइम तक इस बी कोर्ट में चलेगी वो सारा टाइम एक्स के इस केस के लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और जितना टाइम बचा था वो सारा टाइम एक्स को दोबारा दे दिया जाएगा कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। यानी कि सपोज करो 30 सितंबर थी लास्ट डेट एक्स के केस फाइल करने की। ठीक है, और एक्स ने अपना केस बी कोर्ट में 20 सितंबर को फाइल किया। ठीक, यानी कि 20 सितंबर और 30 सितंबर में 10 दिन का टाइम पीरियड है। तो यानी कि जिस दिन बी कोर्ट ने एक्स के केस को रिटर्न किया उसके अगले दिन से एक्स को 10 दिन मिल जाएंगे वाई के अगेंस्ट अपना केस ए कोर्ट में फाइल करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सिचुएशन हमने पढ़ी है ना, यही सेम सिचुएशन आप अपील और रिवीजन पे भी अप्लाई कर दो। यानी कि सपोज करो एक्स और वाई के बीच में जो ये प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था ना, वो डिस्प्यूट कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ने उस केस के रिगार्डिंग अपना एक जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया। अब ये जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वो सपोज करो वाई के अगेंस्ट में है। तो अब वाई इस जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में या तो अपील या तो रिवीजन फाइल करना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि ये जो जजमेंट है इसकी अपील या रिवीजन को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन इस ए कोर्ट के पास है और वाई ने इस जजमेंट की अपील या रिवीजन जो भी उसको फाइल करना है उसने बी कोर्ट में फाइल कर दिया, जिस कोर्ट के पास अपील या रिवीजन सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं था। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 14 का पहला क्लॉज कह रहा है कि अगर वाई ने जो इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील या रिवीजन बी कोर्ट में फाइल करी है, अगर वो ड्यू डिलिजेंस और गुड फेथ में करी है, तो जितने टाइम तक उस अपील या रिवीजन की प्रोसीडिंग इस बी कोर्ट में चली है ना, वो सारा टाइम हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन 14 का पहला क्लॉज समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 के सेकंड क्लॉज की। देखो सेकंड क्लॉज और फर्स्ट क्लॉज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जहां फर्स्ट क्लॉज किसी सूट, उस सूट के अपील या उस सूट के रिवीजन की बात करता है, वहीं सेक्शन 14 का सेकंड क्लॉज किसी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन की अपील या उस एप्लीकेशन के रिवीजन की बात करता है। यानी कि सेक्शन 14 के पहले क्लॉज की तरह ही अगर किसी पर्सन को किसी केस की प्रोसीडिंग के दौरान कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है या फिर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने
तो उस एप्लीकेशन की अपील या रिवीजन फाइल करनी है, तो उस एप्लीकेशन या उस एप्लीकेशन की अपील या रिवीजन के लिमिटेशन पीरियड में से वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितने टाइम तक वो एप्लीकेशन या उस एप्लीकेशन की अपील या उस एप्लीकेशन की रिवीजन की प्रोसीडिंग गलती से किसी ऐसे कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गई थी जिस कोर्ट के पास उस एप्लीकेशन या उस एप्लीकेशन की अपील या उस एप्लीकेशन की रिवीजन को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था। ठीक है, तो केवल इतना ही बताता है सेक्शन नंबर 14 का सेकंड क्लॉज। ठीक ना, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 के थर्ड क्लॉज की। तो थर्ड क्लॉज कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर नंबर 23 of the CPC 1908, the provision of subsection 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on permission granted by court under Rule 1 of that order, where such permission is granted on the other ground that the first suit may fail by reason of a defect in the jurisdiction of the court or other cause of लाइक नेचर। देखो, सेक्शन 14 का थर्ड क्लॉज हमसे कहता है कि सपोज करो एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए को बी के अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस फाइल करना है और उस केस को फाइल करने की लास्ट डेट है सपोज करो 30 सितंबर, और ए ने इस केस को 20 सितंबर को ही कोर्ट में फाइल कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, ए ने जिस कोर्ट के अंदर अपना केस इंस्टीट्यूट किया है उस कोर्ट के पास उस केस को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है। लेकिन अभी तक न ए को इस बारे में पता है, न बी को पता है, न इस कोर्ट को पता है कि उसके पास इस केस को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है। ऐसे में इस केस की प्रोसीडिंग इस कोर्ट के अंदर 1 महीने तक चलती है। उसके बाद ए को पता चलता है कि जिस कोर्ट में मैंने केस इंस्टीट्यूट किया है उस कोर्ट के पास मेरा केस सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो अब ऐसे में ए क्या करता है, सीपीसी के ऑर्डर नंबर 23 के तहत कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाता है कि सर आपके पास मेरे केस को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए कृपया मुझे मेरा केस विड्रॉ करने की परमिशन दी जाए और साथ में मुझे परमिशन दी जाए कि मैं सही कोर्ट में अपना केस इंस्टीट्यूट कर सकूं। ठीक, अब कोर्ट ने यहाँ पे ए को परमिशन तो दे दी कि ठीक है तुम अपना केस विड्रॉ कर लो, और ये भी परमिशन दे दी कि अच्छा ठीक है अब तुम जाके सही कोर्ट में अपना केस इंस्टीट्यूट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है ना कि इस कोर्ट के अंदर 1 महीने तक प्रोसीडिंग चली है जिसकी वजह से लिमिटेशन पीरियड ही खत्म हो गया। तो अब ए करेक्ट कोर्ट में जिसके पास इस केस को सुनने का ज्यूरिस्डिक्शन है कैसे जाएगा, वहां जा ही नहीं सकता। तो ऐसे में सेक्शन 14 का थर्ड क्लॉज कहता है कि नहीं, जितने टाइम तक इस कोर्ट में प्रोसीडिंग चली है ना वो टाइम हम एक्सक्लूड कर देंगे इस लिमिटेशन पीरियड से। ठीक है, और जितना टाइम बचा हुआ था इस कोर्ट में केस फाइल करने से पहले लिमिटेशन पीरियड के अंदर उतना टाइम ए को दोबारा दे दिया जाएगा जिससे कि वो बी के अगेंस्ट सही कोर्ट में केस फाइल कर सके। ठीक है, यही कहता है सेक्शन नंबर 14 का थर्ड क्लॉज। अब देखो, जो थर्ड क्लॉज है और जो फर्स्ट क्लॉज था सेक्शन 14 का उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन एक डिफरेंस भी है, और वो क्या है देखो। सेक्शन 14 के पहले क्लॉज में कोर्ट रिटर्न कर रहा है केस को, लेकिन सेक्शन 14 के थर्ड क्लॉज में प्लेंटिफ खुद अपना केस विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, यही एक डिफरेंस था सेक्शन 14 के पहले क्लॉज और थर्ड क्लॉज में। सो आई होप सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 14 ये तीनों ही सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।